हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुज शर्मा। आज की वीडियो में हम हाइड्रोजन के समस्थानिकों की चर्चा करेंगे। समस्थानिक के बारे में मैंने आपको बताया था। समस्थानिक वो तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भार होते हैं, अलग अलग होते हैं। परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पर हम हाइड्रोजन के 3 मुख्य समस्थानिक होते हैं: हाइड्रोजन या प्रोटियम, भारी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम या ट्राइटियम। तो इन सभी की चर्चा करेंगे। तो पहले हाइड्रोजन या प्रोटियम, इसको प्रदर्शित करते हैं 1H1 से, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और इसका परमाणु भार द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। और ये मुख्य रूप से प्रकृति के अंदर 99.48% मात्रा में पाया जाता है। और इसके अंदर प्रोटॉन 1 होता है और इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। दूसरा होता है भारी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं 1H2 से या 1D2 से। और इसको 1931 में यूरे नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले खोजा था। साधारण हाइड्रोजन में ये 0.0156% मात्रा में पाया जाता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1 होता है, प्रोटॉन 1 होता है और न्यूट्रॉन 2-1, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या भी 1 होती है। तीसरा होता है ट्राइटियम, जिसको हम 1H3 या 1T3 से प्रदर्शित करते हैं। यह हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन होता है जो कि बीटा किरणें निकालता है। और इसको 1920 में वाल्टर रसेल नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। और साधारण हाइड्रोजन में ये 10⁻17% पाया जाता है। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1 होता है, प्रोटॉन 1 होता है और न्यूट्रॉन 3-1 यानी 2 होते हैं। तो ये जो ट्राइटियम रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन होता है, ये विघटित होकर बीटा कण निकालता है 1s3 = 2s3 प्लस -1e0, जो कि बीटा कण होता है। अब हम हाइड्रोजन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन बनाने की निर्माण की विधि देखते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है जल से। जल से हम हाइड्रोजन को किस तरीके से बनाते हैं। तो जल के ऊपर धातुओं की अभिक्रिया करने से हाइड्रोजन का निर्माण होता है। तो धातुओं को हमने 3 श्रेणी में बांटा हुआ है। एक सक्रिय धातु होती हैं जो कि कम तापमान पर अभिक्रिया करती हैं। दूसरी कुछ मध्यम क्रियाशीलता वाली धातु होती हैं जो कि उबालने पर यानी गर्म करने पर अभिक्रिया करती हैं। और तीसरी जो होती हैं बहुत ज़्यादा निष्क्रिय यानी कि कम क्रियाशीलता वाली धातु होती हैं जो कि वाष्प के साथ, भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं सक्रिय धातु, जो कि बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु होती हैं। उनकी जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन का निर्माण किस तरीके से होता है। इसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम धातु जो होती हैं, सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके NaOH या H2 का निर्माण करती है। 2Na + 2H2O = 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से कैल्शियम धातु, कैल्शियम + 2H2O, ये मिलके बनाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम, जिंक और एल्यूमिनियम धातु उबालने पर हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, यानी कि जब इनको जल के साथ गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, तब हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और मैग्नीशियम की 2H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर MgOH2 प्लस हाइड्रोजन का निर्माण होता है। जिंक की 2H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH2 प्लस हाइड्रोजन का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम के H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं 2Al + 6H2O 2AlOH प्लस 3H2 हाइड्रोजन का निर्माण होता है। अब आयरन जो होती है कम क्रियाशील धातु होती है। ये सिर्फ वाष्प यानी भाप के साथ अभिक्रिया करके ही हाइड्रोजन का निर्माण करती है। तो 3Fe + 4H2O ये बनाती है आयरन ऑक्साइड Fe3O4 + 4H2। धातु हाइड्राइडों की जल के साथ अभिक्रिया करने से जो प्रथम वर्ग के और द्वितीय वर्ग की धातु होती हैं, वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर धातु हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। और इसमें हाइड्रोजन के ऊपर ऋणावेश होता है और धातु के ऊपर धनावेश होता है। तो जैसे यहाँ पर लिथियम और कैल्शियम के साथ मैंने उदाहरण दिया हुआ है। तो लिथियम हाइड्राइड की जब अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो लिथियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन का निर्माण होता है।
इस प्रकार की अभिक्रियाओं को करने के लिए ये अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रिया होती हैं और यहाँ पर हम आयन का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि LiH के अंदर हाइड्रोजन के ऊपर ऋणावेश और लिथियम के ऊपर धनावेश होता है, और जल के अणु में हाइड्रोजन के ऊपर धनावेश और OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर ऋणावेश होता है। तो आयनिक अभिक्रियाओं के अंदर एक यौगिक का धनावेशित पार्ट दूसरे यौगिक के ऋणावेशित पार्ट के साथ जुड़ेगा और उसका ऋणावेशित पार्ट धनावेशित पार्ट के साथ जुड़ेगा। तो इस धनावेश को ऋणावेश के साथ जोड़ देंगे और इस ऋणावेश को इस धनावेश के साथ जोड़ देंगे। तो इस प्रकार LiOH और हाइड्रोजन का निर्माण होगा। कैल्शियम हाइड्राइड को हम हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं। जब इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो कैल्शियम के ऊपर 2 धनावेश होता है और हाइड्रोजन के ऊपर ऋणावेश होता है, और जल के अणु में उसी प्रकार H+ और OH- आयन होते हैं। तो कैल्शियम OH के साथ जुड़ जाएगा, इसका धनावेश इसके ऋणावेश के साथ और इसका धनावेश इसके ऋणावेश के साथ। तो इस तरीके से यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण हो जाता है। अगला पॉइंट है जल के विद्युत अपघटन द्वारा। इस विधि को हम औद्योगिक स्तर पर यानी कि लार्ज स्तर पर हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। बहुत ही अधिक स्तर पर हाइड्रोजन गैस बनाई जा सकती है बड़े बड़े उद्योगों के अंदर। यहाँ पर क्या होता है, जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जल को बड़े बड़े बर्तनों में ले लिया जाता है और उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जल का अणु जो है H+ आयन और OH- आयन में टूट जाता है। यहाँ पर अभिक्रिया को हमने संतुलित कर लिया है। 4H2O = 4H + 4OH-। हाइड्रोजन आयन प्लस आयन जो होते हैं वो कैथोड के ऊपर जाते हैं और जो एनोड होता है उसके ऊपर OH- आयन चले जाते हैं। अब एनोड और कैथोड पर दोनों पर अभिक्रियाएँ होती हैं। जैसा कि मैंने रिडॉक्स अभिक्रिया में पहले बताया हुआ है, एनोड के ऊपर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड के ऊपर अपचयन होता है। ऑक्सीकरणों में इलेक्ट्रॉनों का लॉस, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना होता है। तो यहाँ पर 4OH- आयन 4 इलेक्ट्रॉन निकाल के 2H2O और O2 का निर्माण करता है। यानी कि जब जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस निकल जाती है और कैथोड के ऊपर 4H+ आयन इन 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि जब जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड पर निकलने वाली गैस का नाम बताओ और हाइड्रोजन कैथोड पर निकलने वाली गैस का नाम बताओ। तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकलती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस प्रकार ये विधियाँ जल से हाइड्रोजन प्राप्त करने की विधियाँ हैं। अब हम अम्लों से पढ़ेंगे। अम्लों से हाइड्रोजन गैस किस तरीके से प्राप्त की जाती है। सबसे पहले इसमें प्रयोगशाला विधि होती है। प्रयोगशाला विधि के अंदर हम दानेदार जिंक को छोटे छोटे दानों के रूप में जिंक को ले लेते हैं और उसकी अभिक्रिया HCl तनु HCl के साथ कराते हैं। तो ZnCl2 और H2 का निर्माण होता है। Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4 तनु H2SO4 ले लेते हैं तो यहाँ पर ZnSO4 प्लस H2 का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के अंदर जिंक का दानेदार फपोलेदार होना जरूरी होता है। उसका ये फायदा होता है कि जिंक की फपोलेदार जो जिंक होता है उसकी पृष्ठ सतह ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा तीव्रता के साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसको हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। एक कॉनिकल फ्लास्क ले लेते हैं। उस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 यहाँ फनल के द्वारा इसको ऊपर से डालते हैं। तो यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 नीचे दानेदार जिंक की एक सतह बिछा लेते हैं। तो जैसे ही दानेदार जिंक के ऊपर H2SO4 डालते हैं या HCl डालते हैं तो अभिक्रिया होनी शुरू होती है और हाइड्रोजन गैस को इधर की तरफ एक यू उल्टे आकार की टेस्ट ट्यूब लगा लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ समय पश्चात यहाँ पर इस बीकर के अंदर जल भर लेते हैं और कुछ समय पश्चात अभिक्रिया के दौरान इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस एकत्रित हो जाती है और हाइड्रोजन गैस जाके ऊपर इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि ये वायु से हल्की होती है। हल्की होने के कारण हाइड्रोजन की प्रवृत्ति ऊपर उठने की होती है, जिसकी वजह से यहाँ ऊपर इकट्ठी हो जाती है। इस पात्र के अंदर जल ले लिया जाता है जिससे हाइड्रोजन गैस को ठंडा किया जा सके। अब इस प्रकार इस प्राप्त हाइड्रोजन के अंदर बहुत सारी गैसें जो होती हैं उनका अशुद्धियाँ इस हाइड्रोजन गैस के अंदर होती हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं
प्राप्त गैस में आर्सिन AsH3, फॉस्फीन PH3, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि की अशुद्धियाँ होती हैं। अब इन अशुद्धियों को दूर करना जरूरी होता है जिससे कि हम शुद्ध हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकें। इन अशुद्धियों को अलग अलग विलयन से U-ट्यूब के अंदर गुजारा जाता है जिससे कि ये अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। अगर AgNO3 विलयन उस U-ट्यूब के अंदर गुजारते हैं तो यहाँ पर फॉस्फीन और आर्सिन की अशुद्धि दूर हो जाती है। लेड नाइट्रेट PbNO3 विलयन गुजारने पर H2S की अशुद्धि दूर हो जाती है और KOH विलयन गुजारने पर SO2, CO2 और NO2 की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। और निर्जल कैल्शियम क्लोराइड गुजारने पर हाइड्रोजन गैस के अंदर जो जल की अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। इस प्रकार ये सभी अशुद्धियाँ दूर हो जाने पर हमें शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है जिसको हम टेस्ट ट्यूब से अलग निकाल के बर्तन के अंदर या किसी बीकर के अंदर एकत्रित कर लेते हैं। अन्य धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब H2SO4 के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। आयरन की अभिक्रिया HCl के साथ कराने पर FeCl2 प्लस H2 गैस प्राप्त होती है और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया HCl के साथ कराने पर AlCl3 प्लस 3H2 गैस प्राप्त होती है। अब क्षारों से हाइड्रोजन प्राप्त किस तरीके से करते हैं? यहाँ पर क्षार यानी NaOH जलीय NaOH की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ कराने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अभिक्रिया होती है 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2O। यहाँ पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट 2NaAlO2 प्लस 3H2 गैस प्राप्त होती है। जिंक की अभिक्रिया NaOH के साथ कराने पर Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है। Sn प्लस NaOH की अभिक्रिया टिन की अभिक्रिया NaOH के साथ कराने पर Na2SnO2 सोडियम स्टेनाइट प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। औद्योगिक निर्माण विधियाँ, इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रम होता है कोल गैसीकरण प्रक्रम, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर 1270 केल्विन और निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्राप्त कराने पर यहाँ पर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन यानी कि सिन गैस प्राप्त होती है। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है एल्केन CnH2n प्लस 2 प्लस NH2O की अभिक्रिया से हमें NCO प्लस 2n प्लस 1 H2 प्राप्त होता है। यानी कि मीथेन की अभिक्रिया जब जल के साथ कराएंगे 1270 केल्विन पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो CO प्लस 3H2 यानी कि सिन गैस प्राप्त होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2 को सिन गैस के नाम से जाना जाता है। कार्बन की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर 1270 केल्विन पर निकेल प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जिसको हम भाप अंगार गैस या वाटर गैस भी कहते हैं। तो भाप अंगार गैस तृतीय अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भाप अंगार गैस की अभिक्रिया जब हम 673 केल्विन पर आयरन क्रोमेट FeCrO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन के निर्माण की दर बढ़ जाती है, हाइड्रोजन और भी ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। तो यहाँ पर CO2 प्लस H2 गैस प्राप्त होती है। लेन प्रक्रम, इस प्रक्रम के अंदर दो चरण होते हैं। पहले चरण के अंदर आयरन को H2O के साथ गर्म किया जाता है 3Fe प्लस 4H2O। इस प्रक्रम को हम ऑक्सीकरण प्रक्रम या ऑक्सीकरण चरण कहते हैं। ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है और इसके अंदर उत्पाद का निर्माण होता है Fe3O4 प्लस 4H2O और अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, यानी अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा बाहर निकलती है। दूसरे प्रक्रम में प्राप्त आयरन ऑक्साइड को जल गैस 4HCO प्लस H2 के साथ अभिक्रिया कराने पर 6Fe प्लस 4H2 प्लस 4CO2 गैस प्राप्त होती है और ये अभिक्रिया सबसे सस्ती विधि होती है हाइड्रोजन गैस के निर्माण की। ब्रायन विलयन के द्वारा 1% NaCl विलयन को हम ब्रायन विलयन कहते हैं और इस NaCl विलयन के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके विद्युत अपघटन द्वारा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जलीय NaCl विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर Na प्लस आयन कैथोड पर प्राप्त होते हैं और Cl माइनस आयन
एनोड पर प्राप्त होते हैं। तो एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने के कारण Cl-N 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके Cl2 गैस के रूप में निकल जाता है, यानी क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त होती है। और कैथोड पर ये दो Na+ आयन इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Na धातु के रूप में अपचयित हो जाते हैं, जो कि जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। यानी 2Na+2 इलेक्ट्रॉन 2Na धातु और 2Na+2H2 = 2NaOH H2। इस प्रकार ब्रायन विलियम द्वारा हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्राप्त की जाती है। बॉस विधि द्वारा इस विधि के अंदर रक्त तप्त कोक को यानी कि लाल गर्म कार्बन को जल के साथ गर्म करने पर CO+H2 गैस प्राप्त होती है, जिसको हम भाप अंगार यानी कि वाटर गैस भी कहते हैं। इस वाटर गैस की अभिक्रिया जल के साथ Fe क्रोमियम या कोबाल्ट के ऑक्साइड की उपस्थिति में 723 से 873 केल्विन पर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। हाइड्रोजन के गुणधर्म। हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शक गैस होती है। जल में अल्प विलेय होती है। प्लेटिनम या पैलेडियम जैसी धातुओं के द्वारा हाइड्रोजन अवशोषित कर ली जाती है। यानी प्लेटिनम और पैलेडियम के ऊपर जब हाइड्रोजन गैस फैलाई जाती है तो वह इन धातुओं द्वारा अवशोषित हो जाती है। हाइड्रोजन गैस ऊष्मा का सुचालक होती है और नीली पीली लौह के साथ जलती है। तो रासायनिक गुणधर्म में देखते हैं, हाइड्रोजन की उदासीन प्रकृति होती है। यह लिटमस के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है, न अम्लीय प्रकृति का होता है न क्षारीय प्रकृति का होता है। यह एक उदासीन प्रकृति का होता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर, सभी बच्चे जानते हैं इस बात को, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर जल का निर्माण होता है और 285 किलो जूल पर मोल ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यानी कि अभिक्रिया बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है। हाइड्रोजन गैस अल्प क्रियाशील होती है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु का आकार बहुत छोटा होने के कारण इनके बीच में बंध लंबाई बहुत कम होती है, जिसको तोड़ना बहुत आसान नहीं होता है। इसको अधिक तापमान यानी 5000 केल्विन पे तोड़ा जाता है और हाइड्रोजन को परमाणु अवस्था में प्राप्त करने के लिए इसकी वियोजन ऊर्जा ΔH वियोजन जो होती है, यानी इस बंध की वियोजन ऊर्जा जो होती है वो 435 किलो जूल पर मोल होती है।